नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्य साम्राज्य टॉपिक का अध्ययन करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य को ब्राह्मण साहित्य में शूद्र बताया गया है। चंद्रगुप्त को विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में वर्सल कहा गया है। वर्सल का अर्थ होता है शूद्र वर्ण से उत्पन्न। चंद्रगुप्त को मुद्रा राक्षस के टीकाकार ढूंढीराज ने शूद्र कहा है। मुद्रा राक्षस के अनुसार स्वार्थ नामक एक क्षेत्रीय राजा के दो रानियां थी। एक का नाम सुनंदा और दूसरी का नाम मुर्रा था। सुनंदा एक क्षेत्रीय रानी थी जिससे 9 पुत्र हुए, जिन्हें नवनंद कहा गया है। मुर्रा एक शूद्र रानी थी जिसका एकमात्र पुत्र था, जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। विष्णु पुराण पर श्रीधर स्वामी द्वारा लिखित काव्य में चंद्रगुप्त मौर्य को नंद राजा की पत्नी मुर्रा से उत्पन्न बताया गया है। व्रत कथा मंजरी और कथा सरित सागर में कुलहीन शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ शूद्र या नीच जाति से उत्पन्न बताया गया है। बौद्ध साहित्य के अनुसार मौर्य क्षेत्रीय कुल से उत्पन्न हुए थे। दिव्यावदान में अशोक और बिंदुसार को क्षेत्रीय कहा गया है। महावंश के अनुसार मौर्य क्षेत्रीय वंश था। महापरिनिर्वाण सूत्र में मौर्य पिपली वन के क्षेत्रीय शासक बताए गए हैं। महावंश टीका के अनुसार मौर्य शाक्य कुल से संबंधित थे। राजपूताना गजेटियर में मौर्यों को राजपूत कहा गया है। जैन ग्रंथों के अनुसार मौर्यों की उत्पत्ति राजकुल से न होकर साधारण वंश से हुई थी। परिशिष्ट पर्व के अनुसार चंद्रगुप्त का पिता मोर अथवा मयूर पालने वाले गांव का प्रधान था, जबकि ग्रीक विद्वान मौर्यों को साधारण वंश का मानते हैं। जस्टिन ने चंद्रगुप्त को निम्न कुलोत्पन्न माना है। चंद्रगुप्त मौर्य को ग्रीक साहित्य में सेंड्रोकोटस एवं एंड्रोकोटस कहा गया है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को ब्राह्मण साहित्य में क्या कहा गया है? शूद्र। मुद्रा राक्षस पुस्तक की रचना किसने की थी? विशाख दत्त। विशाख दत्त का टीकाकार कौन था? ढूंढीराज। विष्णु पुराण पर श्रीधर स्वामी द्वारा लिखित काव्य में चंद्रगुप्त मौर्य को किससे उत्पन्न बताया है? नंद राजा की पत्नी मुर्रा से उत्पन्न बताया है। व्रत कथा मंजरी और कथा सरित सागर में चंद्रगुप्त मौर्य को किस वंश का बताया गया है? कुलहीन, जिसका अर्थ होता है शूद्र या नीच जाति का। बौद्ध साहित्य के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य किस कुल के माने गए हैं? क्षेत्रीय कुल के माने गए हैं। महावंश के अनुसार मौर्यों को माना गया है क्षेत्रवंशीय। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को किससे उत्पन्न बताया है? निम्न कुलों उत्पन्न बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को ग्रीक साहित्य में क्या कहा गया है? सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस कहा गया है। इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। स्ट्रेबो, मेगास्थनीज और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वर्सल शब्द का प्रयोग किया गया है
वर्सल का अर्थ होता है निम्न कुल से उत्पन्न। धनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना। चाणक्य का अन्य नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त मिलता है। कौटिल्य के द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया था। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेलुकस निकेटर को हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस के बीच में हुए युद्ध का वर्णन एपियानस के द्वारा किया गया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेलुकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। सेलुकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था। सेलुकस निकेटर ने युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे: काबुल, कंधार, हेरात, मकरान। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। मेगस्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज रहता था। मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया था। चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेलुकस की गुलामी से मुक्त करवाया। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कहा है। मेगस्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था और राजा को एक पालकी में ले जाया जाता था। यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। स्ट्रेबो, मेगस्थनीज और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? सेंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किसने की थी? विलियम जोन्स। मुद्रा राक्षस की रचना किसके द्वारा की गई? विशाख दत्त। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? वर्सल। वर्सल शब्द का क्या अर्थ होता है? निम्न कुल से उत्पन्न। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के किस शासक को पराजित किया था? धनानंद। धनानंद किस वंश का शासक था? नंद वंश का। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का क्या नाम था? चाणक्य। चाणक्य को अन्य किन नामों से जाना जाता है? कौटिल्य, विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किस वंश का अंत करके की थी? नंद वंश का। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य ने। कौटिल्य की अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है? राजनीति। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? 322 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य ने कब से कब तक शासन किया? 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय किस राज्य में बिताया था? कर्नाटक। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के किस स्थान पर बिताया था? श्रवणबेलगोला। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में किसे पराजित किया था? सेलुकस निकेटर। चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस निकेटर के मध्य हुए युद्ध का वर्णन किसने किया है?
एपियानस। किसके अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे? प्लूटार्क। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का क्या नाम था? हेलेना। हेलेना का विवाह किसके साथ हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य। सेल्यूकस निकेटर ने युद्ध संधि की शर्तों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को कौन से प्रांत दिए थे? 1 काबुल, 2 कंधार, 3 हेरात, 4 मकरान। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा किसने दी थी? भद्रभाउ। मेगस्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। मेगस्थनीज किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इंडिका पुस्तक की रचना किसने की थी? मेगस्थनीज। किस यूनानी लेखक ने कहा है कि चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत रोन दिया था? जस्टिन। चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना किसने कहा है? जस्टिन। किसके अनुसार सम्राट जनता के सामने जाता था उस समय जश्न मनाया जाता था और राजा को सोने की पालकी में ले जाया जाता था? किसने कहा है? मेगस्थनीज। इस प्रकार से यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। जब राजा जनता के सामने आता था तो अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ से अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों ओर चक्कर लगाता रहता था। सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से राजा घिरा हुआ था। राजा के खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। राजा लगातार 2 रात एक कमरे में नहीं सोता था। पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ था जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार थे। पाटलिपुत्र में 2 और 3 मंजिल वाले लकड़ी और कच्ची ईंटों के घर बने हुए थे। राजा का महल भी काठ का बना था जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया था। राजा का महल चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ा जिसकी पुष्टि जैन ग्रंथों से होती है। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। चंद्रगुप्त मौर्य के महास्थान और स्वयंगोरा अभिलेख से अकाल से निपटने के प्रबंधों की जानकारी मिलती है। महास्थान अभिलेख से चंद्रगुप्त की बंगाल विजय की पुष्टि होती है। महास्थान अभिलेख में काकिनी नामक मुद्रा का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र का गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने इतिहास प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील के निर्माण से चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिमी भारत पर प्रभाव की जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य की चंद्रगुप्त संज्ञा का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास के द्वारा हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार शासक बना। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार ने 298 ईसा पूर्व से 274 ईसा पूर्व तक शासन किया था। यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। पाटलिपुत्र में कितने बुर्ज थे? 570।
पाटलिपुत्र में कितने द्वार हैं? 64। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध में कितने वर्षों तक लगातार अकाल पड़ा? 12 वर्षों तक। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा अकाल से निपटने के प्रबंधों पर प्रकाश डालने वाले अभिलेख कौन से हैं? महास्थान और सोहगोरा अभिलेख। महास्थान और सोहगोरा अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है? अकाल से निपटने के प्रबंधों की। किस अभिलेख से चंद्रगुप्त की बंगाल विजय की पुष्टि होती है? महास्थान अभिलेख। काकिनी नामक मुद्रा का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? महास्थान अभिलेख। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का गवर्नर कौन था? पुष्यगुप्त वैश्य। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? पुष्यगुप्त वैश्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिमी भारत पर प्रभाव की जानकारी कहां से मिलती है? सुदर्शन झील से। चंद्रगुप्त मौर्य की चंद्रगुप्त संज्ञा का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा है? रुद्रदामन का जूनागढ़। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? 298 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु किस कारण हुई थी? श्रवणबेलगोला में उपवास के कारण। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम क्या था? बिंदुसार। बिंदुसार ने कब से कब तक शासन किया था? 298 ईसा पूर्व से 274 ईसा पूर्व तक। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखलीपुत्र गोसाल ने की थी। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। स्ट्रेबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था। डाइमेकस को ही मेगसनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। तक्षशिला विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को भेजा, बाद में अशोक को भेजा था। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर, एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। एंटियोकस प्रथम ने मदिरा और सूखी अंजीर भेजी थी, दार्शनिक को नहीं भेजा था, क्योंकि सीरिया का कानून दार्शनिक भेजने की अनुमति नहीं देता था। बौद्ध विद्वान तारानाथ के अनुसार बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया गया है। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान खल्लाटक था। मौर्य शासक बिंदुसार के विभिन्न नाम हैं। यूनानी लेखक बिंदुसार को अमित्रोचेटस कहते थे। संस्कृत ग्रंथ पंतजलि में मौर्य शासक बिंदुसार को अमित्रघात कहा गया है। स्ट्रेबो ने बिंदुसार को अमित्रोकेटस कहा है। बिंदुसार को वायु पुराण में मद्रसार कहा गया है। बिंदुसार को जैन साहित्य में सिंहसेन कहा गया है। यहां से एग्जाम में प्रश्न आते हैं। पंतजलि ने महाभाष्य में बिंदुसार को क्या कहा है? अमित्रघात। मौर्य शासक बिंदुसार को यूनानी लेखकों ने क्या कहा है? अमित्रोचेटस। मौर्य शासक बिंदुसार का वायु पुराण में क्या नाम मिलता है? मद्रसार। मौर्य शासक बिंदुसार का जैन ग्रंथ में क्या नाम मिलता है? सिंहसेन।
बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी। इस मंत्री परिषद का प्रधान कौन था? खल्लाटक। बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता किसने बताया है? बौद्ध विद्वान तारानाथ ने। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से कितनी चीजें मांगी थी? 3। मदिरा, सूखे अंजीर, एक दार्शनिक। एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार के पास तीनों में से कौन सी चीज नहीं भेजी थी? एक दार्शनिक। तक्षशिला विद्रोह दबाने के लिए बिंदुसार ने सबसे पहले किसको भेजा था? सुसीम। तक्षशिला विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने सुसीम के बाद किसको भेजा था? अशोक। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में कितने विद्रोह हुए थे? 2। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? 298 ईसा पूर्व। बिंदुसार का अन्य नाम क्या मिलता है? अमित्रघात। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मखलीपुत्र गोसाल। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? भद्रसार। स्ट्रेबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में कौन सा राजदूत भेजा था? डाइमेकस। मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी किसे माना जाता है? डाइमेकस को। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? सिंहसेन। इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। चीनी साहित्य में बिंदुसार को बिंदुपाल कहा गया है। अशोक ने 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व शासन किया था। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। दिव्यावदान के अनुसार अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक राजगद्दी पर बैठने के समय अवंती का राज्यपाल था। अशोक का नाम मास्की, गुर्जरा, नेटूर, उदयगोलम के अभिलेखों में अशोक मिलता है। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। भाब्रू अभिलेख राजस्थान से प्राप्त हुआ है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग की राजधानी तोसली थी। 13वें शिलालेख में कलिंग आक्रमण की जानकारी मिलती है। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नामक एक राजदूत भेजा था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कलहन के राजतरंगिणी से पता चलता है कि अशोक सेव का भी उपासक था। अशोक ने निग्रोध के प्रवचन सुनकर बौद्ध धर्म को अपनाया था। यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। चीनी साहित्य में बिंदुसार को क्या कहा गया है? बिंदुपाल। बिंदुसार के बाद में मौर्य वंश का शासक कौन बना? अशोक। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 273 ईसा पूर्व में। अशोक गद्दी पर कब बैठा था? 269 ईसा पूर्व में। दिव्यावदान के अनुसार अशोक की माता का क्या नाम था? सुभद्रांगी। अशोक राजगद्दी पर बैठने के समय कहां का राज्यपाल था? अवंती का राज्यपाल। अशोक का नाम अशोक किन अभिलेखों में मिलता है? मास्की अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, नेटूर अभिलेख, उदयगोलम अभिलेख। अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। किस अभिलेख में?
भाब्रू अभिलेख में भाब्रू अभिलेख किस राज्य से प्राप्त होता है? राजस्थान। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोकवर्धन। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने समय बाद कलिंग पर आक्रमण किया था? 8 वर्ष बाद। अशोक मौर्य ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? 261 ईसा पूर्व। कलिंग की राजधानी थी तोसली। कलिंग आक्रमण की जानकारी अशोक मौर्य के किस शिलालेख से मिलती है? 13वें शिलालेख में। मिस्र का राजा फिलाडेल्फस ने पाटलिपुत्र में डियोनिसियस नामक राजदूत भेजा था। यह कथन किसका है? प्लिनी। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? उपगुप्त। अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले किस धर्म का अनुयायी था? ब्राह्मण धर्म। कलहन की राजतरंगिणी में अशोक को किस धर्म का उपासक बताया गया है? शैव धर्म। अशोक ने किसके प्रवचन सुनकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? निग्रोध। इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अहरोरा लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक एक उपासक के रूप में राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की, 12वें वर्ष निगाली सागर, 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिनका नाम है करण, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में महामात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। अशोक ने धर्म प्रचारक भेजे थे। मज्झंती को कश्मीर और गांधार भेजा था। महारक्षित यवन देश, मध्यम हिमालय देश, धर्म रक्षित अप्रांतक, महादेव, महिष मंडल अथवा मैसूर, रक्षित वनवासी अथवा उत्तरी कन्नड़, महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र, सोन तथा उत्तरा, सुवर्ण भूमि, महेंद्र और संघमित्रा को लंका धर्म प्रचार के लिए भेजा था। यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह घोषणा किस लेख में की गई है? अहरोरा अभिलेख में। अशोक एक उपासक के रूप में राज्याभिषेक के किस वर्ष बोध गया की यात्रा की थी? 10वें वर्ष। अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा किस वर्ष की थी? 20वें वर्ष। अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु कौन सी गुफाओं का निर्माण करवाया था? करण, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों के लिए किस गुफा का निर्माण करवाया था? नागार्जुन गुफा। अशोक के किस स्तंभ में आजीविकों का उल्लेख मिलता है? 7वें स्तंभ लेख में। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहां भेजा था? श्रीलंका। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए यवन देश किसको भेजा था? महारक्षित। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु कश्मीर और गांधार किसको भेजा था? मज्झंतिक। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए महाधर्म रक्षित को कहां भेजा था?
महाराष्ट्र। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सोन और उत्तरा को कहां भेजा था? सुवर्ण भूमि। इस प्रकार से यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, अशोक के समकालीन 5 विदेशी शासक। एंटियोक सीरिया का शासक एंटियोकस द्वितीय। तुर्मई मिस्र का शासक टोलमी फिलाडेल्फस द्वितीय। मग सीरियन का शासक मेगोसिथियन द्वितीय। एंतेकिन का शासक एंटिगोनस। अलेक्सुंदर एपिनस का शासक अलेक्जेंडर। यह अशोक के समकालीन 5 विदेशी शासक थे। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरेमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक के ग्रीक व अरेमाइक लिपि के अभिलेख अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं। अशोक के खरोष्टी लिपि का अभिलेख साहबाज गड्डी, मनसेरा, पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। अशोक के ब्राह्मी लिपि के अभिलेख भारत से मिले हैं। खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में टिफेंतलर ने की थी। अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त हुई थी। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख 7वां अभिलेख है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख रूमनदेही स्तंभलेख है। स्तंभलेख रूमनदेही से जानकारी मिलती है कि अशोक ने धर्म यात्रा के दौरान भू राजस्व दर 1/8 कर दी थी और लुम्बिनी में धार्मिक कर माफ कर दिया था। महास्थान बांग्लादेश से प्राप्त सोहगोरा का ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवीय प्रकोप के समय राजा द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है। यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी स्थिति में राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण किस अभिलेख से मिलता है? सोहगोरा ताम्रपत्र अभिलेख से। अशोक मौर्य ने लुम्बिनी की यात्रा की, उस समय वहां भू राजस्व दर क्या कर दी थी? घटाकर 1/8। और लुम्बिनी का धार्मिक कर कितना कर दिया था? पूर्णतः माफ कर दिया था। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? 7वां। अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख कौन सा है? रूमनदेही। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सफलता किस वर्ष प्राप्त हुई? 1837 ईस्वी में। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में किसको हुई थी? जेम्स प्रिंसेप। अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी? टिफेंतलर। अशोक के शिलालेखों की खोज टिफेंतलर ने कब की थी? 1750 ईस्वी में। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किस समय हुआ था? अशोक मौर्य। अशोक मौर्य के शिलालेखों की लिपि क्या थी? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरेमाइक। अशोक के ग्रीक अरेमाइक लिपि के अभिलेख कहां से प्राप्त होते हैं? अफगानिस्तान। खरोष्टी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? दाईं से बाईं ओर। अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3। 1 शिलालेख, 2 स्तंभलेख, 3 गुहालेख।
इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सार एक कुना कंधार अभिलेख ग्रीक व अरेमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मंत्री की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, जिसे उपदा परीक्षण कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षक अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। महामात्रों की संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा जाता है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में बटा हुआ था। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार आर्यपुत्र राष्ट्रीय कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगस्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। मेगस्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। अशोक के प्रमुख शिलालेख उनकी विषय वस्तु के बारे में जानकारी मिलती है। यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, अशोक ने किस अभिलेख में कहा है सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? प्रथम पृथक शिलालेख में। अशोक का कंधार से मिला सार एक कुना अभिलेख किस भाषा में लिखा हुआ है? ग्रीक अरेमाइक। मौर्य साम्राज्य में मंत्री की नियुक्ति से पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था। इस परीक्षण को क्या कहा जाता था? उपदा परीक्षण। अर्थशास्त्र में शीर्षक अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है। इसे क्या कहा जाता था? महामात्र। महामात्रों की संख्या कितनी थी? 18। अर्थशास्त्र में चर किसे कहा जाता था? जासूस को। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य कितने भागों में बटा हुआ था? 5। मौर्य काल में प्रांत को क्या कहा जाता था? चक्र। मौर्य साम्राज्य में प्रांतों का प्रशासक क्या कहलाता था? कुमार आर्यपुत्र राष्ट्रीय। मौर्य काल में प्रांतों का विभाजन किसमें किया जाता था? विषय। मौर्य काल में विषय का प्रमुख क्या कहलाता था? विषयपति। मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामिक। मेगस्थनीज के अनुसार नगर प्रशासन के लिए कितने सदस्यों का एक मंडल था? 30 सदस्यों का। मेगस्थनीज के अनुसार 30 सदस्यों के मंडल में कितनी समितियां थी? 6 समितियां थी। मौर्य काल में बिक्री कर के रूप में कितना वसूल किया जाता था? 1/10। मेगस्थनीज के अनुसार एग्रोनोमोई क्या कार्य करता था? मार्ग निर्माण अधिकारी। अशोक मौर्य के प्रमुख शिलालेख और उनकी विषय वस्तु। प्रथम शिलालेख
इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा अभिलेख मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। तीसरा अभिलेख, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वह हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। चौथा, इसमें भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की गई है। पांचवा अभिलेख, इसमें धम महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। छठा अभिलेख, इसमें आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवां और आठवां शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। अशोक का 9वां अभिलेख, इसमें सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। अशोक का 10वां अभिलेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वां शिलालेख, इसमें धम की व्याख्या की गई है। 12वां शिलालेख, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वां शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन, अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसमें 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख भी मिलता है जहां उसने धर्म प्रचारक भेजे थे। 14वां शिलालेख, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। यहां पर एग्जाम में जो पूछा जाता है वो 13वां शिलालेख पूछा जाता है कि अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख किस में किया गया है, तो 13वें शिलालेख में किया गया है। अशोक के स्तंभ लेख, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के स्तंभ लेख छह अलग अलग स्थानों से मिले हैं। प्रयाग स्तंभ लेख, यह लेख कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था। दूसरा, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख एकमात्र स्तंभ लेख है जिसमें 7 लेख प्राप्त हुए हैं। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लाया था। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को अशोक की छोटी लाट कहा जाता है। रामपुरवा स्तंभ लेख, रामपुरवा स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। रामपुरवा स्तंभ लेख की खोज 1872 ईस्वी में AC कार्लाइल के द्वारा की गई थी। लोरिया अर्राज स्तंभ लेख, लोरिया अर्राज स्तंभ लेख भारत के बिहार राज्य के चंपारण में स्थित है। लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख, लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख भारत के बिहार राज्य के चंपारण में स्थित है। लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख पर मोर का चित्र बना हुआ है। लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख सुरक्षित स्तंभ लेख है। लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख पर औरंगजेब ने एक लेख लिखवाया था। लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख पर राजा अमर सिंह का नाम भी प्राप्त होता है। कौशाम्बी अभिलेख, कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। कौशाम्बी अभिलेख में अशोक कारुवाकी के पुत्र तीव्र का उल्लेख है। कौशाम्बी अभिलेख से दान देने की जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ, मंत्री प्रधानमंत्री होता था, पुरोहित धर्म दान विभाग का प्रधान, सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान, युवराज राजपुत्र, दोवारिक राजकीय द्वार रक्षक, अंतर्वेदिक अंतःपुर का अध्यक्ष, समाहर्ता आय का संग्रहकर्ता, सन्निघाता राजकीय कोषाध्यक्ष, प्रशासता कारागार का अध्यक्ष, प्रदेष्ट्री कमिश्नर होता था। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अशोक के किस अभिलेख से कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है? 13वें शिलालेख से।
अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी थी? 7। प्रयाग स्तंभ लेख कहाँ पर स्थित है? कौशाम्बी। प्रयाग स्तंभ लेख पहले कहाँ पर स्थित था? कौशाम्बी। प्रयाग स्तंभ लेख को कौशाम्बी से इलाहाबाद के प्रयाग में किसने स्थापित करवाया था? अकबर। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख टोपरा से दिल्ली कौन लेकर आया? फिरोज शाह तुगलक। कौन सा एकमात्र स्तंभ लेख है जिस पर 7 लेख लिखे हुए प्राप्त हुए हैं? दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। किस स्तंभ लेख को अशोक की छोटी लाट कहा जाता है? दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को मेरठ से दिल्ली कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक। रामपुरवा स्तंभ लेख की खोज किसने की थी? AC कार्लाइल। रामपुरवा स्तंभ लेख कहाँ पर स्थित है? बिहार के चंपारण में। रामपुरवा स्तंभ लेख की खोज कब की गई? 1872 ईस्वी में। लोरिया अर्राज स्तंभ लेख कहाँ पर स्थित है? बिहार के चंपारण में। लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख कहाँ पर स्थित है? बिहार के चंपारण में। लोरिया अर्राज स्तंभ लेख पर किस मुगल शासक का लेख लिखा हुआ है? औरंगजेब। किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? कौशाम्बी अभिलेख। कौशाम्बी अभिलेख पर अशोक के किस पुत्र का नाम का उल्लेख मिलता है? तीव्र। अभिलेखों में अशोक के एकमात्र किस पुत्र का नाम मिलता है? तीव्र। अशोक के किस अभिलेख में दान की जानकारी मिलती है? कौशाम्बी अभिलेख। पोर नगर का कोतवाल होता था। व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश, नायक, नगर रक्षा का अध्यक्ष, कर्मांतिक, उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष, मंत्री परिषद अध्यक्ष, दंडपाल, सेना का सामान एकत्र करने वाला, दुर्गपाल, दुर्ग रक्षक, अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। प्रशासनिक समिति और उसके कार्य। प्रथम समिति उद्योग एवं शिल्प कार्यों का निरीक्षण करती थी। दूसरी समिति विदेशों की देखरेख। तृतीय समिति जन्म मरण का विवरण। चतुर्थ समिति व्यापार वाणिज्य की देखभाल। पंचम समिति निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण। षष्ठम समिति बिक्री कर वसूल का कार्य करती थी। इस प्रकार से 6 समितियां हुआ करती थी। एक समिति में 5 व्यक्ति होते थे और कुल व्यक्ति हुआ करते थे 30। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी थे। मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्य 6 समितियां करती थी। सैन्य समिति और उनके कार्य। प्रथम समिति जल सेना की व्यवस्था। द्वितीय समिति यातायात रसद की व्यवस्था। तृतीय समिति पैदल सैनिकों की देखरेख। चतुर्थ समिति अश्वारोही की सेना की देखरेख। पंचम समिति गज सेना की देखरेख। षष्ठम समिति रथ सेना की देखरेख करती थी। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचरों को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने वाले गुप्तचर संचार कहलाते थे। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजू कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्रक कहा जाता था। मौर्य काल में द्रोण अनाज माप के लिए प्रयोग होता था।
मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। 1 दार्शनिक, 2 किसान, 3 अहीर, 4 कारीगर, 5 सैनिक, 6 निरीक्षक, 7 सभासद। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 शासक हुए हैं। वायु पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 9 राजा हुए हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहदर्थ था। वृहदत्त की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी। मगध पर शुंग वंश की नींव पुष्यमित्र शुंग ने डाली थी। अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में है। मौर्य प्रांत और उनकी राजधानियां: उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी, कलिंग की राजधानी तोसली, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी, प्राची या पूर्वी प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। यहां से इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है? गूढ़ पुरुष। एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर क्या कहलाते थे? संस्था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने वाले गुप्तचर क्या कहलाते थे? संचार। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? राजूक। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? नायक। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? सेनापति। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना के रखरखाव के लिए 5 सदस्यों की कितनी समितियां हुआ करती थी? 6 समितियां। मौर्य काल में उत्तरापथ राज्य की राजधानी थी तक्षशिला। मौर्य काल में कलिंग की राजधानी थी तोसली। मौर्य काल में दक्षिणापथ की राजधानी थी सुवर्णगिरी। मौर्य काल में पूर्वी प्रांत की राजधानी थी पाटलिपुत्र। मौर्य काल में अवंती राष्ट्र की राजधानी थी उज्जैनी। अशोकाराम विहार कहां पर स्थित था? पाटलिपुत्र में। मौर्य वंश की स्थापना किस वंश का अंत करके हुई थी? नंद वंश। मौर्य वंश का अंत किस वंश ने किया था? शुंग वंश ने। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वृहदर्थ। मौर्य वंश का अंत कब हुआ था? 185 ईसा पूर्व में। वृहदर्थ की हत्या किसने की थी? उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश की नींव किसने डाली थी? पुष्यमित्र शुंग ने। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिलाएं क्या कहलाती थी? रूपा जीवा। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा है? 7। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है, बताओ। 1 दार्शनिक, 2 किसान, 3 अहीर, 4 कारीगर, 5 सैनिक, 6 निरीक्षक, 7 सभासद। मौर्य काल में सरकारी भूमि को कहा जाता था सीता भूमि। मौर्य काल में बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को कहा जाता था अदेवमात्रक। मौर्य काल में द्रोण का प्रयोग होता था अनाज के माप के लिए। मौर्य वंश ने कितने समय तक शासन किया था? 137 वर्ष। मौर्य वंश का अंत किस वंश ने किया था? शुंग वंश ने। शुंग वंश का प्रथम शासक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। देखने के लिए आपका धन्यवाद।